माननीय श्री राहुल कासवां। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2024-25 के बजट में सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सी बातें बहुत से सांसद साथियों ने कही हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। मैं कृषि क्षेत्र से आता हूं, चूरू लोकसभा क्षेत्र राजस्थान का एक सांसद के रूप में हूं सर, और मेरा क्षेत्र 85% पूरा क्षेत्र किसानी के अंदर ही अंदर अपने आप को देखता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सी सरकार की स्कीमें पढ़ते हैं तो करीब 25 स्कीमें चलती हैं सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं और 8 और 17 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। एग्रीकल्चर के अंदर सर पीएम किसान सम्मान निधि में जो 16 रुपये 44 पैसे प्रतिदिन देने की बात करी, उसके ऊपर ही 3500 करोड़ रुपए का बजट का बढ़ाने का प्रोग्राम किया गया है। अनेकों स्कीमों को देखोगे सर तो सर स्कीमें बहुत लॉन्च हुई लास्ट 10 सालों के अंदर। उन स्कीमों की वैल्यू आज वो कहाँ स्टैंड करती है, उनमें बहुत बड़ा हमें एक मंथन करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ मंत्रालयों को भी इसके बारे में वैल्यूएशन करनी पड़ेगी कि वेयर डू वी स्टैंड आफ्टर 10 years ऑफ लॉन्चिंग ऑफ दीज स्कीम्स एट सम पर्टिकुलर टाइम। सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम के बारे में मैंने आज भी बात कही, एक अच्छी स्कीम थी सर, पर आज हालत कैसा राजस्थान एक स्टेट के अंदर जिस यहाँ से हम आते हैं, एक साल से ऊपर हो गया, एक साल से ऊपर सरकारें अपने हिस्से का प्रीमियम की राशि नहीं भरती। सर 2% की राशि किसान ने भर दी, अपना प्रीमियम भर दिया सर, पर आज स्टेट गवर्नमेंट 2023-24 की रबी की राशि को आज भरने में सक्षम नहीं है। एक साल से पेंडिंग पड़ा है। गाइडलाइंस क्या कहती हैं सर कि अगर आपको बीमा का टाइम पे क्लेम नहीं डिसबर्स होगा तो बीमा कंपनी या स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट के साथ में क्लेम देंगे आपको। सर आज तक इंटरेस्ट तो छोड़िए सर, मूल रकम भी नहीं मिल रही। 2023 खरीफ की पेमेंट नहीं मिल रही, किसान सर धरने पे बैठने को मजबूर है। वैसे ही किसान सर दिल्ली के पास बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और राजस्थान का किसान जहाँ ठंड सर टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री पहुंचने वाला है, लोगों को मजबूरी के अंदर बैठने की बात हो रही है। एमएसपी को बाजरे में शामिल किया, मिलेट ईयर के नाम पे बातें चली सर, आज तक राजस्थान की सरकार ने एक दाना भी बाजरे का परचेज नहीं किया। औने पौने भाव में सर 400 रुपए क्विंटल का गैप के ऊपर मार्केट में किसान को बेचना पड़ा बाजरा। सर मूंग और मूंगफली की खरीद की बात चल रही है सर, कोई क्लैरिटी नहीं है। आप कहते हैं कि हम एमएसपी की 22 क्रॉप्स को परचेज कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमें तो नेफेड ने कहा है कि 25% बाय करना है, और एट द एंड ऑफ द डे सर मूंग की परचेजिंग मात्र 5% की परचेजिंग भी नहीं हुई। पोर्टल खुले सर, ग्राउंडनट मूंगफली जो हम आज की तारीख में तिलहन पे डिपेंड करते विदेशों से मंगाते हैं सर, आज की तारीख में बीकानेर के अंदर, डूंगरगढ़ में, चूरू में, सरदारशहर में सर किसान इस सर्दी के अंदर 3-3 रात वेट करता है, तब जाके नंबर आता है। सर करप्शन पर रैंपेट को रोकने वाला नजर नहीं आता। सर मेरा आपको कहना है सर गवर्नमेंट की अनेकों स्कीमें लॉन्च हुई। एफपीओ सर 10,000 एफपीओ को बनाने की बात करी, क्या एक्टिविटी है सर एफपीओ के अंदर? किसान का जो सर आप खरीद के अंदर तक नहीं खोल पा रहे, सिर्फ सर फर्टिलाइजर्स को बेचने का काम एफपीओस कर रहे हैं, चूरू जिले के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर। सर कंट्रोल नहीं। नमो ड्रोन दीदी सर, एक दीदी है सर चूरू डिस्ट्रिक्ट में, एक ड्रोन मिला है पूरे 5 साल के अंदर। ड्रोन दीदी एक है, किसके पास जाएं, किससे बात करें? सर किसानों का धरने का इशू हमेशा चलता है क्योंकि स्कीम्स की एग्जीक्यूशन, उनकी इंप्लीमेंटेशन में इतनी फ्लॉज है कि उनको एड्रेस करने के लिए सरकार का ध्यान जाता ही नहीं। मैं आपसे भी उम्मीद ही करूंगा, और मंत्री महोदय बैठी हुई हैं, उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि आपको इन चीजों के ऊपर थोड़ा फोकस करके, किसान की हालत बहुत खराब है इस ठंड के मौसम के अंदर। हम बिजली की बात करें, आपने आरडीएसएस की स्कीम लॉन्च करी, रिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। आज चूरू के अंदर 300 करोड़ पे, राजस्थान को 11,000 करोड़ मिले, पर सर क्या हुआ? 2-2 साल के अंदर आज तक कनेक्शन नहीं। एक गाइडलाइंस डाल दी कि भारत सरकार के द्वारा कि 50,000 रुपए तक एक्सपेंडिचर होगा तो ढानियों में लाइट देंगे। सर 11 साल के बाद में भी चूरू जिले अकेले के अंदर 48,000 ढानियों को आज भी रोशनी की जरूरत है। और सर ये 50,000 का क्लॉज, मैं सर राजस्थान से आता हूं, हमारा एरिया बहुत बड़ा है, 50,000 के क्लॉज के अंदर हम ढानियों में कनेक्शन देने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं मंत्री महोदय रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लॉज को हटाकर 1 लाख रुपए की क्लॉज को डाले प्रति व्यक्ति के ऊपर, ताकि हम उनको ऊपर लोगों को कनेक्शन दे सकें। और साथ ही साथ के अंदर मैं ग्रामीण विकास के बारे में बात करनी चाहूंगा। इस बार स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया कि 19,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में दिए जाएंगे। 4th फेज में सर हम हैं सर। 2nd और 3rd फेज में क्या था कि हम रोड को वाइडन कर रहे थे, स्ट्रेंथन कर रहे थे। अचानक से सर 4th फेज आता है कि हम 250 की आबादी के गांव गांवों को जोड़ने की बात करेंगे। सर आज चूरू के अंदर हमारे 100% गांव जुड़े हुए हैं, पर वी नीड एक्स्ट्रा रोड्स। कहां से लेके आए? स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की गाइडलाइंस को चेंज कर 250 की आबादी से घटाकर 150 किया जाए और मल्टीपल कनेक्टिविटी का प्रावधान छोड़ा जाए, ताकि किसान को गांव के अंदर, आपने एक रोड दे दी सर, 98
में अटल बिहारी वाजपेयी जी रोड का प्रोग्राम लेके आए थे, पर आज भी गांव में दूसरी कनेक्टिविटी का कोई प्रावधान नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के पास न पैसा है, न स्टीम है, न सिस्टम है काम करने के लिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस रोड सेक्टर के अंदर आप अनेकों गांव, अलग अलग गांव को अलग गांव से जोड़ने का प्रावधान करिए। एटलीस्ट पंचायत हेडक्वार्टर तक तो गांव जुड़े, इसका प्रावधान आप देने का काम करेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर 35 सर विद इन अ मिनट, सर विद इन अ मिनट, मैं सीआरएफ की बात करूंगा। सीआरएफ के रोड मेंटेनेंस के लिए 2150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सर सीआरएफ की सेतु बंधन स्कीम पिछले साल लॉन्च करी गई। सेतु बंधन स्कीम के टेंडर 2023 मार्च में हुए। सर आज 2025 आने वाली है, आज तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। गति शक्ति का वो पोर्टल क्या काम कर रहा है, जहां रेलवे और रोड डिपार्टमेंट आपस में बात ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट आज से उसकी एनओसी नहीं दे पा रहा। मेरा आपसे सर इतना कहना है कि स्कीमें अनेकों लॉन्च हुई, पर किसान और किसानी के लिए सर कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। आज से ग्रामीण विकास मंत्रालय में सांसद आदर्श ग्राम योजना, सर एक के गांव की जब वीडीपी बनाई हम लोगों ने, तो सर 22-22, 25-25 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी इसके ऊपर। सर कहां से सोर्स ऑफ फंड लेकर आए? एमपी लेड का सर 5 करोड़ का कोटा। सर 15 साल पहले भी 5 करोड़ का एमपी लेड था। आज तक एमपी लेड से आप गांव में सिर्फ कमरा नहीं बना पाते। सर 1 लाख रुपए हिस्से में आता है एक पंचायत में, अगर मैं मेरा एमपी लेड का यूज करने लग जाऊं तो सर इस एमपी लेड को बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक अलग से फंडिंग का पैटर्न दिया जाए, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस्ड हो, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका किस्तों भरने का काम करे, ताकि गांव और किसान को उसकी मजबूती मिले। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे इस सब्जेक्ट पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा गायकवाड़ जी 340 करोड़ का आएगा। सम्मानीय सभापति महोदय, मैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पे मुझे जो बोलने का मौका दिया, मैडम मुझे जो सर जी लास्ट 30 सेकंड्स, हाफ ए मिनट मैडम, 1 सेकंड, लास्ट 30 धन्यवाद सेकंड व्यक्त करती हूँ। मिलेगा। सम्मानीय सभापति महोदय, मैडम आज 1 सेकंड, आप 1 सेकंड बैठिए। काइंडली हाँ। सर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने रुपया अंडमान को रुपया दिया था। क्या रुपया दिया था? रास्ता देख, सुन ले भाई, सुन ले। सैंक्शन किया था 279 किलोमीटर रास्ता बनेगा। पीएमजीएसवाई में 344 करोड़ नहीं बना। काइंडली बनाए, अंडमान को आगे बढ़ाए। और कांग्रेस को बोलना, कांग्रेस संभल कर है ना, तुम्हारा पोल खोल देगा। सर जी थैंक यू। मैडम अंडमान का जो काम हुआ मोदी जी किया, कांग्रेस लूट लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम सुश्री वर्षा गायकवाड़ जी। सभापति महोदय, मुझे उनको बोलने दीजिए डिमांड फॉर ग्रांट्स पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज जो है 87,762 करोड़ की जो है यहाँ पे सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स सरकार के द्वारा लाई गई है। ओरिजिनल बजट जो था वो 48 लाख करोड़ का था, और सप्लीमेंट्री डिमांड जो है वो इसके 1.8% है वो लाई गई है। सम्माननीय सभापति महोदय, मुझे कहना है कि इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में 203 पेजेस है, और सब जब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये सब खोखला है। मुझे सम्माननीय सभापति महोदय, परसों आपको मालूम है कि देश के पंतप्रधान जी का, प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे भाषण हुआ, और सदन में भाषण करते वक्त उन्होंने कहा कि मुंह को खून लगा है। सम्माननीय सभापति महोदय, मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ, एक और जुमला आया है, खून मुंह को नहीं लगाया है, हमारा खून इस देश की मिट्टी में जो है वो शामिल होने का काम हुआ है। इस देश की मिट्टी में हमारा खून है। इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, लोगों के न्याय के लिए लड़ने का काम कांग्रेस ने किया है, और हमारा खून इस देश की मिट्टी में है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यहाँ से कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम से लेके, चाहे वो झांसी की रानी रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, टिप्पू सुल्तान रहे, मंगल पांडे रहे, इन सभी ने जो है वो देश के लिए खून बहाने का काम किया है। मुझे आज इस बात की यहाँ पे गर्व महसूस होता है कि जिस तरह से किसी ने कहा था कि हम लाल आके दिखाएंगे, 56 इंच की छाती दिखाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन आज इंदिरा गांधी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके भी दिखाया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े बना दिए, बांग्लादेश को जो है वो बनाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया है। मुझे आपसे कहना है, अगर लाल आंख दिखानी है, सर्जिकल स्ट्राइक करना है, 56 इंच की छाती है, तो आप बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हुई है उसका भी आप जिम्मेदारी लो, और उसको कैसे बंद कर सकते हैं उसके लिए भी आपको आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। सम्माननीय सभापति महोदय, मुझे एक चीज और कहनी है। अहिंसा के पुजारी और सत्य के पुजारी महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की? उनका खून इस धरती में मिला है। सम्माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने उनका खून किया, उनके कुछ लोग पुतले बनाते हैं,
उनकी जयंती जो है उसको मनाने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है सम्माननीय सभापति महोदय। जो फोटो भी आया था उनके सपोर्ट में जो लोग कटघरे में खड़े थे वो किसके किसके फोटो थे वो भी देश ने देखा है, देश सब जानता है। सम्माननीय सभापति महोदय, हमने देखा है कि देश में शांति रहनी चाहिए, तमिलनाडु में शांति रहनी चाहिए, श्रीलंका में शांति रहनी चाहिए, इसलिए ट्रूप भेजने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। देश में अमन रहना चाहिए, ये उनकी भूमिका थी। वो खुद वहां पे शांति का संदेश लेके गए थे। मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ, 1 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन 1 साल से देश के प्राइम मिनिस्टर को वक्त नहीं है कि वो मणिपुर में जाए। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। आज वहां के लोग यहाँ पे आके बात करते हैं, वहां के लोग वहां के गुहार लगाते हैं, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर के पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और भी एक बात कहना चाहती हूँ। लोकसभा के इलेक्शन के वक्त देश के प्राइम मिनिस्टर प्रचार के लिए मुंबई में आए, जिस रास्ते से चले उसके 2 दिन पहले मुंबई में घाटकोपर में घटना हुई थी, उसमें कुछ लोग घायल हुए थे। बाजू में अस्पताल था, राजवाड़ी अस्पताल, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर घायलों को देखने नहीं गए, मृतकों की फैमिली को मिलने नहीं गए। इतनी संवेदना देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए में है, लोगों के लिए। तो हम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परम पूज्यनीय मानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1938 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के बजट भाषण में कहा था, जो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ सम्माननीय सभापति महोदय। एक अमीर आदमी सरकार के स्वाधीन या आत्मनिर्भर होने की जोखिम उठा सकता है, ये मैं जानबूझ के कहना चाहती हूँ सम्माननीय सभापति महोदय। यह गरीब ही है जो चाहता है कि सरकार उसकी सहायता करे। यह गरीब ही है जिसे अधिक सेवा की जरूरत है। ये बाबा साहब ने कहा है और ये सत्य परिस्थिति भारत के बारे में उन्होंने कहने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज मैं देख रही हूँ सम्माननीय सभापति महोदय कि आज उल्टी परिस्थितियां है। गरीब आदमी जो है वो संघर्ष कर रहा है और अमीर मित्रों को देश में फायदा देने का काम चल रहा है। गरीब आदमी रोजी रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए दिन ब दिन तकलीफ सहता है, और अमीरों के लिए, दोस्तों के लिए मुनाफे के फायदे बनाए जाते हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। ये आजकल हम देख रहे हैं। सम्माननीय सभापति महोदय, मैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स फॉर डिमांड के नंबर 42 पे बात करना चाहती हूँ। ट्रांसफर फॉर स्टेट, इस मुद्दे से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। सम्माननीय सभापति महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए मैं बात करना चाहूंगी। मैंने देखा सम्माननीय सभापति महोदय, पिछले हफ्ते में मैंने महाराष्ट्र में घटना देखी जो दिल दहलाने वाली थी। घटना कहाँ हुई थी सम्माननीय सभापति महोदय? घटना हिंगोली के एक सरकारी अस्पताल में हुई थी, जहां पे सम्माननीय सभापति महोदय परिवार नियोजन की शस्त्रक्रिया के लिए कुछ महिलाएं गई थी। शस्त्रक्रिया होने के बाद सम्माननीय सभापति महोदय, उनके लिए पर्याप्त बेड की व्यवस्था पर नहीं थी। 43 महिलाएं ठंडी में जमीन पे सोई थी। यही हमारे राज्य की लाडली बहन योजना है क्या? मैं भी यहाँ से ये पूछना चाहती हूँ सम्माननीय सभापति महोदय। सम्माननीय सभापति महोदय, नीति आयोग के अनुसार जो 2021 का रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक 72% जो अस्पताल के बेड है वो शहरी इलाकों में है और ग्रामीण भाग की अवस्था बहुत खराब है। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बजट स्वास्थ्य मंत्रालय से दिया जाता है नेशनल हेल्थ मिशन के लिए, उसका 40% बजट जो है आवंटित किया जाता है वो स्टेट को। सम्माननीय सभापति, मेरे 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे मुझे बोलने दीजिए। मैं इस पूरे सभा में कुछ भी बात नहीं कर पाऊँ सदन में, तो मुझे बोलने दीजिए। हमारे शहर का जो है, हमारे राज्य का जो बजट है इस साल का वो 4.6 है, जबकि हमारा राज्य अभी आपकी डबल इंजन सरकार है, बहुत विकसित राज्य है। अगर हमारे राज्य में ये परिस्थितियां है, 1.5 मील जो है महिलाओं को चलने जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा आईसीयू में बच्चे झुलस के मर गए, जल के मर गए। आप 1 मिनट में कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। नहीं सर, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिएगा। मुझे एक एविएशन पे बहुत महत्वपूर्ण सम्माननीय जो है अध्यक्ष महोदय बात करनी है। मैं डिमांड फॉर सप्लीमेंट के लिए मैं उड़ान के बारे में बात करना चाहूंगी, उड़ान योजना के मामले में। सम्माननीय सभापति महोदय, नए एयरपोर्ट जो दिए गए हैं 7, मैं चाहती हूँ कि इस एयरपोर्ट के बारे में लैंडिंग में और जो पार्किंग का है उसमें कितने पैसे ज्यादा बढ़ाए गए हैं उसके मामले में कभी तो सभागृह को मालूम पड़े। मैं बताना चाहती हूँ 300%, 350% ये बढ़ा है। वो जो चार्ज करते हैं
वो कंपनी को चार्ज करते हैं जो एयरलाइंस की कंपनी है। एयरलाइंस की कंपनी कोई चैरिटी करने के लिए बैठी नहीं है, तो वो किसको चार्ज करती है? वो ग्राहक को चार्ज करती है। आज आप दिल्ली का टिकट देख लीजिए, आप लखनऊ से मुंबई का टिकट देख लीजिए, 44,000 के टिकट उसकी जो है वो कीमत बढ़ाने का काम क्यों हुआ है? क्योंकि ये एयरपोर्ट किसी बड़े आदमी को दिए है जिसने वहां पे जो है वो लैंडिंग का पैसा और साथ में आपको पता है कि वहां पे पार्किंग का पैसा करने का काम किया। धन्यवाद। माननीय श्री रविंद्र वायकर। मतदार संघ के 2 इशू मुझे रखने दीजिए। सन्माननीय अध्यक्ष माननीय महोदय, मेरे यहाँ श्री पे रविंद्र एयरपोर्ट कॉलोनी है, वायकर। मुझे धन्यवाद सभापति महोदय। डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी। There is no line, मैम। हाँ, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये जो सब्जेक्ट है ये सभी से ताल्लुक़ रखता है, वो है MP LED फंड्स। मैम 1993 में शुरू हुआ 5 लाख रुपए प्रति MP प्रति वर्ष, और उसका लाभ देख के 5 साल में इसको 40 गुना बढ़ा दिया गया, 2 करोड़ रुपया सालाना हर MP को हर क्षेत्र में। मैम पिछले 14 साल से 5 करोड़ से एक नया पैसा नहीं बढ़ा। 5 करोड़ में जो 11 में बनता था मैम, महंगाई बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट का दर बढ़ गया, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, GST बढ़ गया। तो मेरी एक जानकारी और शेयर करनी चाहिए कि राजस्थान में एक MP पे 40 करोड़ मिल रहा है। बिहार ऐसे जो प्रदेश है जो सबसे गरीब है, वहाँ 24 करोड़ दिया जा रहा है, झारखंड में 30, और दिल्ली में तो 105 करोड़, पंजाब में 70 करोड़, और ये MLA मतलब एक MP सेगमेंट में। तो मेरी गुजारिश होगी इस सरकार से कि हर एरिया के डेवलपमेंट के लिए कम से कम 40 गुना नहीं तो 10-12 गुना 50 से 60 करोड़ रुपए प्रति MP प्रति वर्ष बढ़ाया जाए, और GST कंपोनेंट को यहीं पे सरकार काट के भेजा जाए ताकि पूरे रकम का वहां पे काम हो सके। ये मेरी प्रार्थना है। थैंक यू। सुश्री वर्षा गायकवाड़। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, MSMEs के 85,000 से ज़्यादा अधिक मामले जो है वो समाधान पोर्टल पे प्रलंबित है, जिनमें से 26,876 करोड़ के रुपए दायित्व भी शामिल है। MSEFC के फैसले के बावजूद कंपनियों का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। सरकार MSME को तेज़ी से न्याय दिलाने के लिए और अपीलों की प्रक्रिया को जल्द करने के लिए क्या कदम उठा रही है? डॉक्टर शिवाजी कलके। थैंक यू स्पीकर सर, आपने मुझे अलाउ किया। मैं लातूर चुनाव क्षेत्र से आता हूं, और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कुछ नए केंद्रीय विद्यालय इंडिया में खोलने जा रहा है क्या, और अगर हाँ तो लातूर जैसे पिछड़े एरिया में नया एखादा केंद्रीय विद्यालय स्थापन हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा था माननीय सदस्य कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूट लातूर के लिए देंगे, तो उसके लिए कुछ कार्रवाई हो रही है क्या? माननीय सदस्य डॉक्टर अमर सिंह जी। धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आप सब ज्ञानवान मत बनो। जब बोला स्पीकर गलती नहीं करता है तो नहीं करता है। चलो अमर सिंह जी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी श्री फतेहगढ़ साहब से शुरू होके लुधियाना शहर से होता हुआ एक बुढ़ा नाला दरिया है, और वहां और सतलुज दरिया में डलता है। उस नाले की उस दरिया में इतना प्रदूषण है कि कैंसर, यूरेनियम, फ्लोराइड क्या क्या उसमें मिल रहा है। पंजाब सरकार बहुत सालों से कोशिश कर रही है। क्या केंद्र सरकार बुढ़ा नाला को साफ और उसको स्वच्छ बनाने की कोई कोशिश करेगी? दूसरी बात, आपने पार्ट बी का
कि केंद्र सरकार ने स्टडी कराई कि नहीं कराई एग्जाम्पशंस की, उसका आपने मंत्री जी जवाब नहीं दिया। क्या आगे आप स्टडी कराएंगे? श्री उम्मेदाराम बेनीवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का समय दिया। संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में सोलर, विंड और थर्मल प्लांटों के माध्यम से देश में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन दिए तले अंधेरा वाली कहावत सिद्धांत हो रही है। लोगों को घरेलू एवं कृषि कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में बिजली नसीब नहीं हो पाती, जिससे किसानों को रबी की बुआई करने में देरी हो रही है। नहरी क्षेत्र में भी बिजली की गंभीर समस्या है। फुहारा पद्धति से डिक्कियों के माध्यम से जो लाइट नहीं मिलने की वजह से किसान अपनी बुआई नहीं कर पा रहे हैं और किसानों को मात्र 2-3 घंटे बिजली मिलती है, और वो भी कम वोल्टेज होने की वजह से उनकी मोटरें जल जाती है, जिससे किसानों को रिपेयरिंग के लिए बहुत खर्चा आता है। और ट्रांसफार्मर जलने के बाद में महीनों भर उनको रिप्लेसमेंट नहीं किए जाते और लाइनें फॉल्ट हो जाती है, तो किसानों को दफ्तरों के अंदर चक्कर लगाने पड़ते हैं और FRD टीमें सही ढंग से काम नहीं करती। पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं होने के कारण उपज मेरा आपके माध्यम से मांग है कि किसानों को समय पर पूरी बिजली मिले और जो नए RDSS स्कीम के तहत जो GSS बन रहे हैं उनका तुरंत प्रभाव से बनाए जाएं और किसानों को पूरी बिजली मिले। इसके लिए फीडरों को दुरुस्त किया जाए, ट्रांसफार्मर नए लगाए जाए और नए GSS बनाए, ताकि किसानों को घरेलू बिजली और एग्रीकल्चर की बिजली समय पर मिलती रहे। और करीब 75,000 लोग आज भी अंधेरे के अंदर हैं, उनको कनेक्शन दिए जाए। के माध्यम से सरकार का ध्यान जैन समुदाय के पवित्र पूजा स्थल गिरनार पर्वत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, जैन समाज अति अल्पसंख्यक है। जैन समाज का हमेशा से ही राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा है। जैन धर्म के अनुयायियों पर किसी न किसी रूप से प्रहार किया जाता रहा है। गिरनार पर्वत की 5वीं टोक, जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है, वहां पर भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक दिवस पर, जो वर्ष 13 जुलाई को था, उस दिन जैन समाज के लोगों को निर्वाण लाडू चढ़ाने से रोका गया। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के सदस्यों ने बतलाया चंद्र प्रकाश चावल, बादाम आदि पूजा अर्चना की सामग्री भी रोकी जा रही है। चंद्र प्रकाश, मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर अपील करता हूं, गिरनार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक मिनट, आपकी क्या मांग है? एक मिनट अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जैन समुदाय के धर्म, तीर्थ और संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए जैन बोर्ड की स्थापना की जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री से प्रश्न करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पानीपत जींद का जो रोड लगभग 15 वर्षों से डबल इंजन की सरकार, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, उसका जवाब मिला था सर, और आज भी पता नहीं क्या, क्योंकि हमारे जो माननीय गडकरी साहब हैं, उनकी नज़रों से किस तरह से वो रोड बच गया, NH में है, और कारण केवल ये बताया गया कि हरियाणा सरकार ने जो रोड के किनारे जो पेड़ हैं उसकी कटाई अभी तक नहीं हुई। मेरा पुनः आपके माध्यम से सर ये आग्रह है और माननीय मंत्री जी से, पानीपत जींद जो बहुत महत्वपूर्ण रोड है, लगभग हरियाणा के मध्य को जोड़ने वाला रोड है, आप सब जानते हैं। मेरा पुनः माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना है सर उस रोड को बनाया जाए। और मेरी एक अपील आपके माध्यम से, राम प्रसाद चौधरी। श्रीमान माननीय सदस्य डॉक्टर प्रशांत यादव राव जी।
गर्व का दिवस है आज ही के दिन। आज हमारे लिए गर्व का दिवस है। आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को हमने पाकिस्तान पर जीत पाई थी। एक बांग्लादेश का निर्माण किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह संभव कर दिखाया, लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए हालात बदल गए हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश की हालत में आज के दिनों में हिंदू मंदिरों और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं। बांग्लादेशी सनातनी समुदाय को डर है कि वहाँ की कट्टरपंथ सरकार किसी भी स्तर पर गिर सकती है। मंदिर में स्थित मूर्तियां जलाई जा रही है, हिंदू परिवारों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। यह न केवल मानवाधिकार का उल्लंघन है, बल्कि हमारी पड़ोसी देश के लिए हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समुद्र पर प्रश्न भी उठाता है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करना कि बांग्लादेश में हो रहे हैं या फिर धरती के दूसरा कोई भी देश वहाँ रहने वाले हिंदू सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सके। दूसरी ओर पाकिस्तान में जेल में बंद कुलभूषण जाधव का मामला हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बावजूद पाकिस्तान ने उनके प्रति न सिर्फ एक न्याय का उपहास किया है, यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध भी है। मेरा सवाल है, क्या सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के सुरक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार से विशेष वार्ता करने की योजना बना रही है? पाकिस्तान में बंद कुलभूषण जाधव की सुरक्षित वापसी के लिए सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाया है और भविष्य में इसके लिए क्या योजना है? मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। चुप रहे तो पत्थर, बोलो तो बगावत। यह कैसा समय है, यह कैसी बांग्लादेश और पाकिस्तान की सियासत है? मोदी जी ये चक्रव्यूह को कब तोड़ेंगे? धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तारिक अनवर जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान अब जो देश के आकांक्षी जिलों में कटिहार को शामिल किया गया है उस ओर दिलाना चाहता हूँ। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में जिन 112 जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया था उनमें हमारा संसदीय क्षेत्र कटिहार भी था। इसका उद्देश्य ये था कि बुनियादी ढांचों में सुधार करके और 2022 तक नया भारत बनाने का जो संकल्प लिया गया था उसमें इस आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया था। लेकिन मुझे ये बात कहते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि जुलाई 2023 में कटिहार जिला आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में अंतिम पायदान पर पहुंच गया है और ये स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि डबल इंजन की सरकार हमारे बिहार में है, उसके बावजूद जिले का वो प्राथमिकता नहीं दी गई जिसका उससे आवश्यकता थी। कटिहार में माननीय सदस्य श्री मल्लेश बाबू जी। कंप्लीट नहीं हुआ मैडम, आकांक्षी जिले वाला विषय था, कंप्लीट होने दीजिए। चलिए बस खत्म कर रहे हैं। वीरेंद्र चौहान जी। माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र संसदीय क्षेत्र से हूं। नांदेड़ जिला क्षेत्र में किसान भाइयों की पीक बीमा राशि लगभग 617 करोड़ राशि है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 267.3 करोड़ राशि अभी तक मिलना बाकी है, जो कि महाराष्ट्र सरकार के हिस्से की 349.70 करोड़ राशि मिल चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार का हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। इसी के अनुरूप किसान भाई इस लाभ से वंचित है। मेरी आपके माध्यम से ये मांग है कि 267.3 करोड़ केंद्र सरकार का जो हिस्सा है राशि तुरंत महाराष्ट्र सरकार को पीक बीमा की राशि अदा की जाए, जो कि किसान भाइयों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद। मैडम स्पीकर महोदय, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। बिहार में ममता कर्मी जो हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनके लिए उनके ऊपर कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूं। वर्ष 2008 से इनकी बहाली हुई बिहार सरकार में और वहां से लेके अभी तक ममता कर्मियों को पहले प्रति परसों 100 रुपया दिया जाता था, अब 300 रुपया दिया जाता है। लेकिन इनकी जो काम है, जैसे डॉक्टर करते हैं वैसी नर्स करती हैं,
लेकिन आज तक यदि परसों नहीं हुआ अस्पताल में तो वो 8 घंटा 10 घंटा मजदूरी करती हैं, उनको 1 भी रुपया नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से मैडम निवेदन 5 सेकंड मैडम, मैं आपके माध्यम से ममता कर्मियों के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य कर्मी का दर्जा मिले, जो डॉक्टर और नर्सों का माननीय सदस्य सुश्री प्रणीति जी। धन्यवाद स्पीकर मैडम। मैं आपके माध्यम से सरकार को आकर्षित कुछ मेरे मतदार संघ के क्षेत्र के इश्यूज को करना चाहती हूँ। माझ्या मतदारसंघात गेले काही वर्षापासून समांतर जलवाहिनीचं काम प्रलंबित आहे। सोलापूर शहराला अजूनही 5-6 दिवसातून एकदा पाणी मिळतं आणि म्हणून हे काम आमचे नितीन गडकरी जी असतील, मुख्यमंत्री असतील, दोघं एकमेकांचे चांगले मित्र आहेत, दोघांनी बसून, कारण का तिकडे भूसंपादनचे खूप विषय आहेत, शेतकऱ्यांना कॉम्पेन्सेशन मिळत नाही आहे, म्हणून ह्या समांतर जलवाहिनीचं काम अजूनही रखडलं आहे, जी NTPCनी आम्हाला काही वर्षापूर्वी दिलेली, पण ते काम रखडलं असल्यामुळे अजूनही सोलापूर शहराला पाणी असून सुद्धा, उजनी डॅम भरला असून सुद्धा 5-6 दिवसातून एकदा पाणी मिळतं आणि म्हणून लवकरात लवकर स्टेट गव्हर्नमेंट आणि NHAIच्या मिनिस्टरनी एकत्र बसून हा तोडगा काढून हा समांतर जलवाहिनीचं काम, जेव्हा इलेक्शन येतं तेव्हा मोठे मोठे प्रॉमिसेस केले जातात, पण अजूनही ते काम झालं नाही, आमच्या लोकांना वंचित राहायला लागतं। तसंच सोलापूर शहराच्या आजूबाजूला जी गावं आहेत, बीबीदार, अकोले काठी, सावळेश्वर, कारंबा, इथे दूषित पाणी एका तलावात सोडलं जातं MIDC चिंचोळीकडून आणि म्हणून त्या गावांना बोर जरी मारला तरी त्याच्यातून दूषित पाणी येतं, ते पिकं उगवू शकत नाही, सगळ्या जमिनी खराब झाल्यात। ह्याच्यात पण लवकरात लवकर सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी तोडगा काढायला पाहिजे आणि जेव्हा जेव्हा तिथे पंतप्रधान येतात तेव्हा टेक्सटाईल पार्कची आम्ही मागणी केली आहे एवढ्या वर्षापासून, अजूनही सोलापूरला कोणत्याही प्रकारचं टेक्सटाईल पार्क मिळालं नाही आहे, त्यासाठी मी आज इथे उभी आहे। धन्यवाद स्पीकर मॅम। डॉक्टर प्रशांत पेंडोले। मिस्टर पेंडोले, आप एक सदन में इतनी बार बोले हो जो पहली बार कोई नहीं बोला है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा हमेशा रहेंगी। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को प्रश्न पूछना चाहूँगा। सरकार महारानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय स्मारक के उन्नयन में स्थानिक समुदायों को शामिल करने और इसे पर्यटन में माध्यम से रोजगार सृजन के केंद्र रूप में विकसित करने का विचार कर रही है। श्री सागर खंडेरे। नए लोगों को पूछने दो, आप वरिष्ठ नेता हो, आज सबका नया का नंबर क्वेश्चन। Thank you, Speaker sir, for giving me an opportunity to speak. I come from the Kalyan Karnataka region, which is a very backward region, and we are also protected by Article 371J of the Constitution, which gives us special status in employment. So what I would like to ask is, in our region, a lot of job migration happens. From my Lok Sabha constituency, Bidar, a lot of youth, after finishing their degree, they go to Hyderabad, Pune, and Bangalore to work. So is the central government doing anything to identify these regions where maximum job migration is happening and ensure employment is given to the youth in tier 2 and tier 3 cities? Okay. Srimati Prabha Malikanujan. Thank you, Speaker sir. I would like to know what specific steps is the government taking to ensure that Karnataka's drought-prone districts receive adequate funding and priority under the National Adaptation Fund for Climate Change NAFCC, especially considering its vulnerability in the recent years. Thank you, Speaker sir. Kirim Kumar Reddy. Speaker sir, thank you very much for giving me this opportunity. I want to ask the Honorable Minister in regard to my state, Telangana, which is facing severe drought in regions such as Nalgonda, Karimnagar, Jangam, and Nizamabad. However, under the National Adaptation Fund for Climate Change, only Mahbubnagar district has received funding for drought mitigation with an allocation of 24 crores. What is the current status of the expenditure of these 24 crores in Mahbubnagar? And at the same time, additionally, are these plans getting into other districts which are also drought affected, like Nalgonda, Karimnagar, under NAFCC in the near future? Thank you very much. Sri Selang Sangma. Thank you, Mr. Speaker, sir. Now, we know that every parent's dream their children to become somebody or someone.
But the fact is that these kind of fact institutions is destroying the future of our youths. So, Mr. Speaker, sir, through you, I would like to ask whether any kind of a compensatory will be made to these ill-fated or unlucky children whose fate is already in stake. Shri G. Kumar Nayak. Yes. Question number 289. Question number 289, sir. इधर है सर. माननीय मंत्री जी, विवरण सभापति, माननीय सदस्य. Thank you, sir, for the opportunity. I am glad to hear from the Honorable Finance Minister that the banks in Karnataka are operating robustly and that the government's interest subvention is helping reduce farmers' interest burden by 3% for timely repayment. I would like to bring to your kind notice that the cooperative banks in Karnataka, supported by NABARD and state government, annually provide around 25,000 crores in short-term loans at 0% interest to cover 35 lakh farmers. In this connection, my question is, sir, with the short-term refinance loan limit for Karnataka reduced from 5,600 crores to 2,340 crores, how will the government ensure that the cooperative banks continue to provide 0% interest loans to marginal farmers? Will the ministry consider alternative mechanisms or additional financial support to prevent these farmers from resorting to high interest rates from private lenders, which would severely impact their financial stability? Sir, मेरा आशंका वही है सर, ऊपर राष्ट्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे देखने से कुछ आंकड़े छिप जाते हैं सर. Several reports have pointed out that the PSL lending by commercial banks are more concentrated in the urbanized regions, having higher share of branches compared to the backward and rural areas. Hence, the rural cooperative banks, which cater primarily to the farmers' needs, need to be provided with greater amount of low-cost funds, which now has been reduced due to increase in PSL by commercial banks. I agree with the Honorable Minister what he has said, sir. Sir, my question is whether the Union government has analyzed per capita PSL in aspirational districts which tend to have lower PSL credit, particularly by private sector banks, on which the government seems to be relying now, sir. What steps have been taken by the government to increase PSL credit in aspirational districts? Sir, my entire area is 2 aspirational districts of Karnataka. That's why my specific question, sir, क्या कार्रवाई कर सकते हैं to ensure that aspirational districts do get the credit as desired? It is not enough to look at the national point of view and the state point of view. Please come down to the dry and arid areas of Karnataka and that aspirational districts of Karnataka. माननीय सदस्य श्री बेनी बेहनन जी. Chairman, sir, I rise to bring your kind attention a significant issue faced by the people of Chalakudy constituency in Kerala. It is the only parliamentary constituency in the state that does not have a Kendriya Vidyalaya. The constituency holds strategic importance due to the presence of Cochin International Airport, which serves a hub of numerous central government offices, including CISF, Coast Guard, Immigration and Customs, etc. Despite this region has been overlooked in terms of educational infrastructure provided by the central government. Furthermore, there is an adequate land available in the vicinity to establish a Kendriya Vidyalaya, which should cater the educational needs of the children of central government employees as well as the general public. I urge the government to consider this genuine request and take immediate steps to allocate a Kendriya Vidyalaya for Chalakudy constituency. Thank you, sir. श्रीमती प्रतिभा धनोरकर जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा कंपन्यांना जाणारे प्रीमियम हे जनतेच्या पैशातूनच सरकारला भरत असते. मात्र नुकसान भरपाईची वेळ येते तेव्हा विविध कारणामुळे शेतकरी बांधव पीक विम्यापासून वंचित राहतात. माझ्या लोकसभा क्षेत्रातील 2023 खरीप हंगामाचे पीक विम्याचे 87,742 शेतकऱ्यांचे पैसे न मिळाल्याने ओरिएंटल पीक विमा कंपनी व जिल्हा प्रशासनाला नोटीस दिली आहे. जनतेच्या पैशातूनच सरकार विमा कंपन्याला मालामाल करत असून शेतकऱ्यांना बेहाल केले जात आहे. वर्षभरापासून टाळाटाळ करत असणाऱ्या शेतकऱ्या कुटुंबियांना तात्काळ त्यांना दिलासा देऊन त्यांच्या पीक विम्याचे पैसे देण्याची मागणी मी आपणास करत आहे. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री
हाईवे ईडन जी। Thank you, Madam. Sir, I would like to draw the attention of the House to a matter of great importance. I think the entire House would agree upon this issue. The human resources, our young people, is the greatest asset of our country. The crisis of corporate life balance to safeguard the well-being of the young professionals of India is the need of the hour, Madam. The tragic and untimely death of Anna Sebastian Pereira, a 26-year-old chartered accountant from Kerala, from my constituency, he has brought to light the critical issue of extreme work pressure and its impact on the health and well-being of the IT professionals. This young girl was a bright student. She worked in a company called Ernst & Young, its sister concern SRBC in Pune. Ma'am, this is an institutional murder done by the corporates and the multinationals of this country. Ma'am, this young girl had to work 14 hours, 7 days a week, and died of fatal cardiac arrest, ma'am. Ma'am, mental health is something which have to be very seriously looked upon by this House. No labor laws and codes are being followed by this corporates and multinational company. I urge the government of India to take necessary action to inquire on the death of Anna Sebastian and take necessary steps to protect the well-being of the young professionals in this country, ma'am. Thank you. धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जी के पणवी जी। माननीय सदस्य श्री श्रेयस पटेल जी। जी के पटवी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे मौका दिया आज बोलने के लिए। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये केवड़िया कॉलोनी का एक प्रश्न है जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में एक बहुत गंभीर प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूँ कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जो चेस्ट लेवल है जो 153 मीटर के हाइट पे है, वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इसमें छेद किया गया है ताकि गैलरी व्यू मिले। वहाँ से लेज़र शो भी बनाया गया है और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ वहाँ पे शौचालय बनाया गया है। मैं मानता हूँ कि ये जो शौचालय है ये अपमान है। क्या देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता के स्टैच्यू के बीचों बीच अगर पेशाब करना ये अपमान नहीं है तो क्या है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ क्या यही राष्ट्रवाद है, क्या यही इनकी देशभक्ति है? इसलिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से विनती करता हूँ कि ये शौचालय हटाया जाए। बजरंग माननीय सदस्य श्री श्रेयस पटेल जी। शून्य में रैली माइक मैडम। ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಸದನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾಡಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಹಾಸನ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ರೈತರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 55ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಸಕಲೇಶಪುರ, ಆಲೂರು, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಸಂತತಿಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇತ್ತೀನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶಪುರ, ಆಲೂರು, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ಮತ್ತು ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಕಾಫಿ ತೋಟ, ಬಾಳೆ ತೋಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಆನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಬೇಲೂರು, ಬಿಕ್ಕೋಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಹಾವಳಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತೆರಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ದಿನನಿತ್ಯ 300-400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಹ ಆನೆ ಹಾವಳಿ ಭಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನನೀಯ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಜಿ. ಮೇಡಮ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೇಡಮ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ Thank you, Chairman. I rise to draw the urgent attention of this House to the alarming increasing road accident and fatalities in Kerala, particularly on National Highway NH 66, NH 966, NH 544 and State Highways 8 as well as other key roads undergoing construction. This issue demands immediate intervention from the central government
to ensure the safety of commuters and pedestrians in the road. In recent weeks, multiple tragic incidents have occurred. Alappuzha Kalarkod NH66, 6 lives of MBBS students lost due to poorly managed traffic and hazardous road conditions caused by ongoing construction. Madam, Palakkad Kalarikode NH966, a devastating crash claimed 4 kids' lives, highlighting the lack of safety infrastructure. Madam, in Pathanamthitta district, SH8, 4 fatalities occurred due to the unsafe road condition and the absence of proper traffic management. Madam, in Thrissur, Natika NS. धन्यवाद माननीय सदस्य। I'm concluding. Thrissur, Natika NS 66, 5 people lost their lives in a tragic accident, further emphasizing the dire need for immediate corrective measures on this critical highway. Coimbatore, Madukari also same accident happening, sir. Sir, the entire Kerala lasted 10 to 15 days. This serious accidents happening because of the unscientific road construction by National Highway as well as the state government. I would like to request honorable government through you, madam, whether the urgent. ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ MP ਆ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਲੱਕੀਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਸਟ ਸਰਕਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਤਰੀ। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन जी। Honorable Speaker, Madam, the Government of India is implementing the centrally sponsored Pradhan Mantri Poshan Scheme in coordination with the states and union territories. The scheme serves around 120 million children in over 1.27 million schools across the country. The government of India is giving the 60% share and the state government is giving the 40% share. But the central government has not increased their share since the year 2009 and the payment is very meager, and most of these workers belong to below poverty line families and they cannot manage their life with these 3,700 rupees honorarium. The midday meal workers and helpers are considered volunteers and not employees, which in turn keeps them out of pension and PF facilities. So even their salaries are referred to as honorarium. I would like the government to increase the central share. Thank you, Speaker, Madam. माननीय सदस्य श्रीमती ज्योतिमणि जी। தேங்க்யூ சேர்மன் மேடம். எனது கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கரூர் வெண்ணெய்மலை வேலாயுதம்பாளையம் பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான நடுத்தர மக்கள் பல வருடங்களாக வீடு கட்டி குடியிருக்கின்றனர். வீடுகளுக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் தொடர்ந்து வீட்டு வரி, தண்ணீர் வரி, மின்சார கட்டணம் கட்டி வருகின்றனர். இந்த குடியிருப்பு பகுதிகள் வெண்ணெய்மலை முருகன் கோவில், புகழிமலை முருகன் கோவில் நிலங்களாகவும் உள்ளன. இவை இனாம் நிலங்கள் மற்றும் கோவில் நிலங்கள் என்று இருவகையாக உள்ளன. இனாம் நிலங்கள் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கோவிலில் இறை சேவை செய்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இனாமாக வழங்கப்பட்டவை. ஆகவே அவை அந்த குடும்பத்தினருக்கே சொந்தம். அந்த குடும்பத்தினர் முறைப்படி பெயரில் வகை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அவற்றை பலர் விற்றும் வாங்கியும் உள்ளனர். 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஏற்படுத்தப்படாத காலத்திலேயே மக்கள் முறையாக பட்டா பெற்று இந்நிலங்களில் குடியிருக்கின்றனர். பல பேர் கிராமங்களில் உள்ள தங்களது நிலங்களை விட்டு நகரத்தில் ஒரே ஒரு வீட்டு மனையை வாங்கி வீடு கட்டியுள்ளனர். சில இடங்களில் நீதிமன்ற உத்தரவு வந்து பல ஆண்டுகள் கடந்த பிறகும் பத்திரப்பதிவுத்துறை தொடர்ந்து சட்டப்படியான வீட்டுமனை பட்டாக்களை பதிவு செய்து வந்திருக்கிறது. இதில் மக்கள் தவறு ஒன்றுமில்லை. அவர்களை கோவிலின் பெயரால் வீடுகளை காலி செய்ய சொல்வது நியாயமற்றது. குடியிருக்க ஒரு வீடு என்பது ஒவ்வொரு மனிதரின் கனவு. வாழ்க்கை முழுவதும் சம்பாதித்து சேமித்து கைவசம் இருந்த நிலங்களை விட்டு கடன் வாங்கி வீடு கட்டி 50 ஆண்டு 30 ஆண்டு குடியிருந்த பிறகு அவர்களை மீண்டும் வீடற்றுவதாக மாற்றுவது நியாயமாகாது. இதேபோல ஈஸ்வரன் கோவில் உள்ளிட்ட பல கோவில் இனாம் நிலங்கள், வீடுகள் பல்வேறு இடங்களில் தற்போது பிரச்சனைக்குரியதாக மாறியுள்ளது. ஆகவே இப்பிரச்சனை பற்றி உடனடியாக தமிழ்நாடு அரசுடன் கலந்து ஆலோசித்து ஒன்றிய அரசு மக்களுக்கு நியாயம் வழங்க வேண்டும் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. माननीय सदस्य अदूर प्रकाश जी। Thank you, madam. I would like to draw the attention of the House towards an urgent matter regarding extension of Angamali Shabri railway line from Erimeli to Vizhinjam.
via Nedumangad. Nedumangad has already been selected under the government proposal for rail connectivity for towns having above 50,000 population. Railway facility to Nedumangad town could be provided through the expansion of Angamali Shabri Railway from Erimeli to Vidinyam International Seaport via Pathanamthitta, Konni, Pathanavaram, Punalur, Anchal, Kilimanur, Attapara, Nedumangad, Kazhakottam and Katakada. The extended line would establish an additional corridor for passenger and freight movement. Sir, the expansion of Shabri Railway project is important for all. Sir, Madam, I rise before you to draw the kind attention of the Honorable Railway Minister through you, Madam, for a matter of the significant importance on shortage of train facilities to northern part of Kerala. Madam, in just a few days, the world will come together to celebrate Christmas and New Year on a time filled with happiness and joy. Madam, a large number of individuals will travel to their hometowns from their workplaces to celebrate Christmas and New Year with their families. Madam, now... धन्यवाद माननीय Please, madam, 1 second, madam. Please allow me. एक विषय बोलिए. However, एक विषय पर madam, the चर्चा. residents of North Kerala are facing substantial challenges due to the... माननीय सदस्य श्री सी किरण कुमार रेड्डी जी. Madam Speaker, thank you very much for giving me this opportunity. I am the first time elected representative in this house, and for the last 3 sessions I have listened from here to the Honorable President, Honorable Prime Ministers, ministers in number of occasions. But whatever, because I am the first timer, got elected to this house, but whatever I am listening was not at all practical. Because I can see that they only talk about the last 10 years as if the 75 years of constitution they were talking that all the 65 years nothing has happened in this country. They talk as if they have built everything. They talk this country has started in 2014, this country civilization has started in 2014. Frankly telling to you, whatever they have spoken was not practical, because our Prime Minister Narendra Modi ji in the last 10 years, if you would have thought about the nation instead of only thinking about Gujarat, where he came from as the Chief Minister, the development what Gujarat has got didn't got to any other states in this country. This is a federal government where everywhere he has to be. The Prime Minister is Prime Minister for across the country, not for Gujarat. So I come from Telangana, madam. In Telangana, especially today, Honorable Speaker, madam, I rise today to participate in the discussion of supplementary demand of grants and to draw the attention of this House to the pressing development needs of Telangana. Our state, madam, it was 10-year-old, ruled by BRS party, and mismanaged the state, which was a new state, by taking it to the doldrums of 7 lakh crore loans. Today we are paying every month 6,000 plus crores just for the interest amount, madam, not the capital. And what I want to say is, I know my friends want to talk to me, but I want to address to your chair, sir. Today, Telangana people have elected 8 members of parliament from Congress and 8 members of parliament from BJP. It's our responsibility to get this state back onto the normal stage, because the elections are now over. It's only for the development we have to work. Rather, we argue each other in this table, sorry. So I want to say, I want to get few issues to your notice, sir, in regard to agriculture and irrigation. Telangana is primarily an agrarian state, with over 55% of the population depending on agriculture. There are significant issues with the minimum support price system in India. While the government notifies MSP for more than 20 crops, the procurement process is severely limited and primarily focused on rice, wheat, and coarse grains.
to a limited extent, pulses. In 2024, these issues sparked large scale of farmers' agitation, where farmers demanded that the government procure all the crops covered under MSP and make a legal guarantee. In the last 10 years, more than 112,000 farmers suicides. And they are talking as if they have done everything in the last 10 years. People of this country is very happy under this rule, and there is nothing happened in the last 70 years. It's only 10 years has happened. But there was 112,000 farmer suicides were happened, sir. And due to this government policies, not catering the needs of the farmers just used by this government as a vote bank. But in last 2-3 years, there are a lot of protests against this government, but still this government is not listening their demands, instead doing lathi charge, which they did 2 days back also in outside Delhi. India's agriculture exports have declined 8.2% in the fiscal year 23-24, totaling 48.82 billion, failing short of target 60 billion set by the Agriculture Export Policy 2018. I want to say, especially minimal investment in agriculture research, which was really successful. Investment in agriculture research has decelerated since 2011, but each rupee invested yields a return of nearly 13.85, that is 13 times on this investment, sir. The highest among farmer-related activities, according to the working papers by National Institute of Agriculture, Economics and Policy Research. Sir, I also want to get note, sir, 1 minute, sir. It's not over, sir. It's just I've got another 2 issues. It is regarding Palamur Rangareddy lift irrigation, sir, which was the promise made by the government then when the bifurcation happened, but until now it has not got the national status, sir. And in regard to the cotton paddy farmers, other day I met the minister also. The procurement by the Cotton Corporation of India, they are creating lot of nuisance which has to be sorted out, sir. But we talk very great about it. And I'll come to the health sector, sir. Union government of public health expenditure, domestic general government expenditure on health in the developed countries is around 8.7 of GDP, sir. Sir, listen to me. Sir, I am the first timer. At least I am putting something now, sir. This is useful information. I have written here, I am just putting it. It's not 2 minutes over. I'll tell you from some figures, sir. India, in contrast, India's public health spending is up massively low. According to the WHO and World Bank, India's general government spending on health has been just around 0.9 to 1.2 of GDP in the recent, sir. Sir, one thing, sir. Okay, Manyaniya Shri K. Ishwar Swami ji. Yes, sir, please start, Ishwar Swami ji. 1 minute. Sir, I am cut down. I am removing all the papers. No. This is the state Telangana. I have got the chance. Sir. Ishwar Manyaniya Shri M.K. Vishnu Prasad ji. Thank you, Chairperson, for giving me an opportunity to speak on demands and grants. மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களுக்கு தமிழ் புரியும் என்பதனால் ஒரு சிறிய கருத்தை தமிழில் தொடங்கி என் உரையை துவங்குகின்றேன். இந்திய திருநாட்டிலே ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் இருக்கிறார். அவருக்கு மக்களை எப்படி சுரண்டுவது என்று நன்றாக தெரியும். அதுவும் மிகப்பெரிய தலைவரை பாக்கெட்டிற்கு போட்டுக்கொண்டு அவர் பல தொழிலிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். ஆனாலும் அவருக்கு ஒரு சந்தேகம். கடவுளிடம் கேட்டார், ஆண்டவா, இந்தியாவிலே அதிகமாக மக்களை சுரண்டுவது யார்? அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை நீங்க படைத்திருக்கிறீர்களா? அது யார் என்று கேட்டார். அதான் நீ என்று சொன்னார் கடவுள். இதிகாசத்திலே, ராமாயணத்திலே, when Sita was doubted by a common man, immediately what Lord Rama did? He asked Sita to go for a self-immolation. That is Rama. This is drama. This government is very adamant in proving their honesty. It is a big opportunity for you to prove that you are honest. But this government is very pragmatic in their approach. As far as my demands and grants is concerned, I would like to say, in the recent floods in Tamil Nadu, the rain, it was record rain. We never expected. Our Honorable Prime Minister always thumps his chest and says, India has sent so many satellites,
India is very technically advanced country. But unfortunately, we are ashamed to say that we cannot predict the weather. Because of the global warming, because of the extreme climate condition, in future, it is going to be the order of the day. How we are going to manage, we do not know. What this government has been doing without giving warning, there is no preparedness, there is no restoration, there is no rescue, and there is no relief. Nothing at all from this government. Our government has been pleading for many years, but no restoration, no relief package till now from the government of India to the state of Tamil Nadu. This is a very bad state, sir. Only this is a bulldozer government. As far as the loan in agriculture, in loan in education, in loan in middle and very small sector, small vendors, this government is very, very biased. In spite of the uneven playing field, our students are able to clear all the NEET exams. After the NEET exams, they are going for a loan, but unfortunately, they are not able to get the loan. This government says, Vishwakarma scheme. Do whatever your forefathers have been doing. Don't this government want a carpenter's son to become a scientist? Don't this government want a doctor, tailor's son or daughter to become a judge? This is why this government is only paper sarkar, a natak sarkar, double engine sarkar. This government has no concern about the future of the India, future generation. This is a very clear display of Manu Dharma and Sanadana. And in no way, our Rahul ji and our CM Stalin ji will never allow BJP to enter the state of Tamil Nadu. This was sure. Sir, please come to supplementary grants. Just now I started, sir. Please, sir. Please, no. There is one more. First, there is a terrorism in this country. No. A new terrorism. No, 1 second. Please listen to me. What I am saying. Please come to supplementary grants. No, sir. You are talking about something else. And we have very less time. Regarding the loan, sir. No. Regarding the loan. Okay, now tax. This government has a new dimension for tax. Terrorism tax. All 18% tax. There is no 5% tax. Almost 90% of the product has got 18% tax, whereas civil aviation has got only 5%. Anybody wants to travel in the flight, they pay 5% tax. But a poor farmer, poor weaver, when he goes in a moped, he has to pay almost more than 100% tax. Excess duty it was 3% on petroleum products in 2015. Now it is almost 40 rupees per litre. Sir, Bangladesh takes their petrol. We are the second largest exporter of petroleum, refined petroleum. They buy petrol from us. They give for 80 rupees. Whereas we are giving for more than 105 rupees. This is a very sad state, sir. Sir, one more thing. Regarding toll plaza is a daylight robbery, sir. In Tamil Nadu, more number of tolls are there, especially from Kadalur to Chidambaram. A new toll has been announced. Our owners, our bus association owners are pleading, but this government is deaf and mute. And this government is famous for naming ceremony. Sir, naming ceremony is very, very popular, this government. Rajpath. There is a, sir, wait, sir. Rajpath is a road, but nobody likes kings here. They immediately change to Kartavya Path. Then what they will do for Rajasthan? Will they name it as Kartavyastan? Please come to budget. Sir, no. Okay, sir. Then, regarding caste-based census, sir, this government should have a caste-based census immediately. There is no mention in this supplementary. And regarding the loans, regarding the NLC, sir, in my constituency, there is a public sector undertaking called NLC, which is a Navaratna. They have promised to open a Ghatampur station by 2020. Till now, they have not opened. They have not given COD. Almost 6,000 crores escalation has taken place. What is the mechanism this government is going to do for this NLC issue? And last but not the least, sir, this government is always talks big about everything, but reality, they are not bothered about the people. Poor people becomes poorer, rich becomes richer. There is economic divide. Economic divide is becoming broader. Unfortunately, this government is mute towards the pleading of the crying of the people. And moreover, sir, regarding my constituency, there is a double track we want. My constituency is Kadalur.
From Chennai to Viluppuram, there's a double track. From Trichy to Kanyakumari, there's double track. But in between, there is no double track. So I urge upon this government to include their project. And more, we want a Vande Bharat scheme. Vande Bharat train should go from Chennai to Rameshwaram via Banduti and Kadalur and Chidambaram, sir. And more trains, especially this Vande Bharat. ये विषय डिमांड पोर्ट ग्रांट पर है. Yes. But it is not included, sir. No. What my request is, kindly include those also and ask for demand, and we will be pleased to give. माननीय सदस्य हैं. Yeah. So that is not mentioned in the demands. So we are requesting, sir. Where else we can go? Whatever it is, whatever may be the differences, we have to ask our honorable madam, and she has to be kind enough to see Tamil Nadu with a motherly approach. Thank you very much, sir. अमर सिंह जी सप्लीमेंट्री पे सर मेरे बहुत सीनियर साथी कह रहे थे ये बात सही है, सरकार को सप्लीमेंट्री बजट लाने का अधिकार है, उसको कोई सवाल नहीं है. नहीं तो आपके रोकने से थोड़ी रुक जाएंगे जो. नहीं तो उनको अधिकार है. एक ही सुझाव है कि कोशिश करनी चाहिए कि जब बजट बनाते हैं तो ज्यादा सप्लीमेंट्री ना लाने पड़े, पर चलो फिर भी सरकार का अधिकार है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता. पिछली बार जब मैंने मेन बिल पे बोला था तो माननीय मंत्री जी कुदरती बैठी हुई हैं, तो उन्होंने कहा था अमर सिंह जी अगर इकोनॉमिक पॉलिसी पे बोलते तो अच्छा होता. क्यों मैडम, ठीक है ना? तो स्पीकर साहब फिर मेरे को 5-7 मिनट इकोनॉमिक पॉलिसी. हाँ जी, 3 मिनट निशिकांत जी के हैं, 5 मिनट आपके हैं. तो फिर तो चलो. एनीवे, मैं सर स्पीकर साहब आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से स्पीकर साहब मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो पिछले क्वार्टर में जुलाई से सितंबर में जीडीपी 5.4% जो गवर्नमेंट ने फिगर्स दी है, वो पिछले साल 8.6 से इतना नीचे क्यों आया है, उसके कारण क्या है, एक तो हम जानना चाहते हैं. दूसरा मेरा सवाल है कि ये ज्यादातर फिगर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा पे हैं. ऑर्गेनाइज सेक्टर 10-15% होता है, जो 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका डेटा नहीं है. एक तो ये पूछना चाहते हैं. तीसरी बात मैं करना चाहता हूं कि इकोनॉमी इंडिया की बड़े अच्छी बात है, हम सब इंडियन हैं, 5 ट्रिलियन हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, अच्छी बात है. कंट्री ऊपर को जाएगा तो अच्छा लगेगा. लेकिन मैडम आपसे एक निवेदन है, जब भी आप जानकारी देते हैं, जब भी कंट्री ऊपर बढ़ता है उसमें पर कैपिटा इनकम कितनी बड़ी, कृपया करके वो बता दीजिए. मेरे पास लेटेस्ट फिगर्स हैं, वो मैं बोलना चाहता हूं स्पीकर साहब आपकी अनुमति में. 2023 में यूएस डॉलर्स में अपना $2,540 अपना पर कैपिटा इनकम है. इसको वो लोअर मिडिल इनकम मानते हैं वर्ल्ड बैंक और सारी एजेंसीज. अपर मिडिल इनकम 4516 से 14,000 है. तो मेरी आपसे सवाल ये है कि अपन 4500 वाली फिगर कब क्रॉस करेंगे, कि उस फिगर में कब पहुंच जाएंगे. जीडीपी बढ़े बहुत अच्छा है, टोटल इकोनॉमी बढ़े, उस फिगर में कब पहुंचेंगे. एक तो मेरा आपसे सवाल ये है. दूसरी बात मैडम मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि हाउस होल्ड सेविंग्स 5.1% क्यों रह गई हैं, उसके रीजंस एक्सप्लेन कर दीजिए जब आप जवाब देंगे. ग्रॉस फाइनेंशियल कैपिटल फॉर्मेशन आपके कार्यकाल में क्यों कम हुई है, वो जवाब दे दीजिए. और एक सवाल का मैं जवाब जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि बार बार आप लोगों ने कहा हमने यूपीए ने इतना दिया, एनडीए ने इतना कर दिया. मैं सिर्फ 2-3 डिपार्टमेंट्स का मैं बजट की परसेंटेज लेके आया हूं, और आपसे निवेदन है कृपया करके जब आप बोलते हैं तो आप बताइए इस साल के बजट का इतना परसेंटेज हमने
यूपीए ने इतना दिया था, आपने इतना, मैं 2-3 का ही लेके आया हूँ, ज्यादा नहीं। एजुकेशन में मैडम 13-14 में यूपीए का 3.16 था % ऑफ दैट ईयर बजट, और आपने 24-25 में 1.5% दिया है, लेस देन 50%। हाँ, ग्रॉस फिगर्स में होगा क्योंकि 20 साल हो गए, उसमें 10-12 साल हो गए। हेल्थ में भी वही हालत है, करीब 2.5% था उस वक्त का, आपके 1.9% दिया है। नरेगा में भी वही है, वो करीब 1.9 और 2% था, आपका 1.3% रह गया। मैं इसको ज्यादा नहीं बात करना चाहता क्योंकि बार बार होती है, तो इसलिए ये मैं सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ सर। फिर अपनी कंस्टिट्यूएंसी तो ठीक तरह बोल दूं सर। मैडम, मैं बहुत सारी बातें आपसे नहीं पूछ पाया, आपको लिख के दे दूंगा। सर, मैं पंजाब से हूं, श्री फतेहगढ़ साहब का MP हूं, बार बार बोलता हूं। पंजाब का तो एक जो बहुत सारे मैडम इश्यूज हैं, पंजाब की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर भी वैसे भी स्टेगनेंट है। बार बार हम बात करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करो, सही है, फूड मिनिस्टर साहब साथ बैठे हैं, तो मैडम फिर डाइवर्सिफिकेशन के लिए मेरा निवेदन है 15 से 20 हज़ार करोड़ हर साल 5-7 साल पंजाब को दीजिए, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। एक तो वो आपसे निवेदन है। दूसरा, जो किसानों की एजिटेशन चल रही है, कृपा करके, बार बार आपके लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं, फिर अगर आपने स्वामीनाथन फार्मूला बना ही दिया है, आप कहते हैं, तो MSP का लॉ भी बना के ले आते, अगली बार कर दीजिए। तीसरी बात सर, मैं फतेहगढ़ की बात तो 8 बजे समाप्त खत्म होने वाला, एक सर, बस फतेहगढ़ साहब की। धन्यवाद फतेहगढ़ सर। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट फतेहगढ़, 1 सेकंड बोलो तो कह दूं सर, नहीं तो फिर मेरे सर, मैं फतेहगढ़ साहब का बार बार कहता हूं कि वहां, और ये महीना जो दिसंबर का है, छोटे साहबजादे को तब जिंदा चिना था, इस महीने ही ये केंद्र सरकार उसको इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट में ले ले।